हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन एफएम का वर्किंग कैपिटल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे वर्किंग कैपिटल जैसे अपन जो सारी यूनिट्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये वीडियो रेफर करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जानते हैं क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इतनी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, जो अपन डे टू डे एक्सपेंसेस और ये करते हैं बिजनेस में, तो वो जो पैसे से करते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो होता है जो अपन रियलाइज करते हैं विद इन 12 मंथ और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हाइयर, तो वो करंट एसेट कहलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? सबसे पहले ये जानते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? जहां से अपन क्या करेंगे, अपन ने किसी पैसा पहले रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश उसको WIP फिनिश गुड से अपन उसको सेल करेंगे डेटर्स को और उनसे कैश रियलाइज करेंगे। तो ये पूरी साइकिल जो होती है, जितने नंबर ऑफ डेज की ये साइकिल होती है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ठीक है, अपन करंट एसेट कब मानेंगे? जब वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या होगा? उसका उल्टा, जो सेटल हो रही है। यहाँ पे वहां पे करंट एसेट में क्या हो रहा था? वो रियलाइज हो रही थी। करंट लायबिलिटी में क्या होगा? वो सेटल होगी विद इन 12 मंथ्स और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हाइयर। ठीक है, इस विच एवर इज हाइयर का मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि अपन मान लो ऑपरेटिंग साइकिल है 13 मंथ्स की। ठीक है, तो क्या होगा? जो करंट लायबिलिटी है, अगर वो 13 मंथ तक भी रियलाइज हो रही है, अगर बैलेंस शीट की डेट से 13 मंथ तक भी रियलाइज हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, समझ गए? विच एवर इज हाइयर। अगर 12 मंथ और 13 मंथ, तो 13 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल हो गई। 13 मंथ तक अपन उसको करंट लायबिलिटीज मानेंगे। ठीक है, और वो क्या होता है? करंट लायबिलिटी कैसे जनरेट हुई? या तो अपन कैसे क्यों जनरेट हुई करंट लायबिलिटी? या तो अपन ने करंट एसेट को सेटल करने के लिए जनरेट करी, या फिर करंट एसेट को सेटल करने के लिए जनरेट करी, या फिर कोई दूसरी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए जो अपने लायबिलिटीज जनरेट करते हैं उसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसको तीन तरह की कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सॉरी पेबल्स, ऑपरेटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डेब्ट विच आर करंट। मतलब समझिए, जैसे आज मेरे को एक डेब्ट है, मान लो 10 लाख का किसी को पेमेंट करना है, वो आने वाले 5 साल में करना है। ठीक है, बट अपन को हो सकता है कि वो एक साल में अपन को उसको पेमेंट करना है, तो एक साल में अपन को अमोर्टाइज करना है। तो क्या करेंगे? मान लो इस साल 1 लाख का पेमेंट हो गया, तो अगले साल की जो 1 लाख की लायबिलिटी होगी उसको करंट लायबिलिटी बना देंगे, और जो 1 लाख की लायबिलिटी होगी वो नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को अपन फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल WIP से फिनिश गुड्स को डेटर में सेल करें, डेटर से कैश रियलाइज करा, और जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उसको भी तो पेमेंट करना है। तो ये सब क्या, ये पूरी जो साइकिल है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, देखो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, वो अपन देख लेंगे। जैसे कैश अपन ने सबसे पहले क्या करा? स्टॉक को बेचा। ठीक है, और स्टॉक को बेचा, कैश रिसीवेबल, उसके मिला कैश रिसीवेबल क्या करेंगे? अपन को कैश देंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, स्टॉक WIP स्टॉक में कन्वर्ट हुआ। स्टॉक क्या होता है? फिनिश गुड्स अपन ने बेचे किसको? रिसीवेबल्स को, और रिसीवेबल्स से क्या कैश जनरेट करा। ठीक है, उसको क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग साइकिल। तो R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। अब क्या होता है? R क्या होता है? रॉ मटेरियल, W क्या होता है? WIP, F क्या होता है? फिनिश गुड्स, D क्या होता है? डेटर्स, और C क्या होता है? माइनस C क्या होता है? अपना क्रेडिटर्स। ठीक है, ठीक है, तो अपन ये मैंने आपको बता ही दिया। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। ठीक है, ये ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट होता है। अब ये क्या होता है? हो सकता है आपको नंबर ऑफ डेज में मांगे, नंबर ऑफ डेज की ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ डेज में मांगेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ
नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऐसा भी हो सकता है कि अपन ये पूछ ले कि एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल हुई, तो कितनी ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है। जैसे नॉर्मल 365 डेज की 365 डेज का वो होता है, साल होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज की अपन ने एक ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है 30 डेज की हो, तो 365 डिवाइडेड बाय 30, यही अपना फॉर्मूले में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल पीरियड, अब अपन को क्या हो सकता है, अब ये जो आर दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, एफ दे रखा है, डी दे रखा है, माइनस सी, है ना। अब हो सकता है कि ये अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, मतलब नंबर ऑफ डेज अपन ने कितने दिन रॉ मटेरियल रखा ये अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, डब्ल्यूआईपी कितने दिन रखा हो ये अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, फ्रेश गुड्स कितने दिन रखा हो ये अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा हो। तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन पर डे। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन होगा, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, अगर अपन को डेज में दे रखा है तो डेज में, मंथ में दे रखा है तो मंथ में। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर क्या देगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है अपन को 6 लाख रुपीज का, एवरेज रॉ मटेरियल दे रखा है 50,000 रुपी का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 5 लाख रुपी की, एवरेज डब्ल्यूआईपी दे रखी है 30,000, सीओजीएस दे रखी है 8 लाख, एवरेज गुड्स सोल्ड दे रखा है 40,000, और एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है, डी दे रखा है, और एवरेज क्रेडिट अवेल ये मतलब सी दे रखा है, और नंबर ऑफ डेज इन ईयर दे रखा है 360। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नंबर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे। आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला करते हैं एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम। एवरेज देखो, अब इसमें देखते हैं एवरेज स्टॉक क्या है 50,000, एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा है 6 लाख डिवाइडेड बाय 360, इससे अपन का क्या आ जाएगा एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आर कितना आया अपने पास 30 डेज। ठीक है, सेम अपन को डब्ल्यूआईपी निकालेंगे, डब्ल्यू एवरेज डब्ल्यूआईपी डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज डब्ल्यूआईपी कितना है 30,000, एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, देखते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अपना आर निकल गया, डब्ल्यू निकल गया, एफ निकल गया, प्लस डी, डी अपन को डायरेक्ट दे रखा है और सी अपन को डायरेक्ट दे रखा है, मतलब अपन कितने दिन में पेमेंट करते हैं, पेमेंट अपन करते हैं एवरेज क्रेडिट पीरियड है 30 डेज में, 30 डेज में अपन को पेमेंट करते हैं, और 45 डेज का अपन अवेल करते हैं, मतलब किसी को डेटर एज अ डेटर अपन किसी को कितने दिन का टाइम देते हैं 45 डेज का। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या आई 85 डेज की। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेटिंग, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, क्या होता है, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ डेज इन एन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज क्या है 360 डेज होते हैं ईयर में, और नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेटिंग साइकिल ये अपने ऊपर कैलकुलेट करी थी, 85 डेज की एक ऑपरेटिंग साइकिल है, तो अपने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अपन एस्टिमेट करेंगे कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो कैसे एस्टिमेट करेंगे, सबसे पहले अपन को करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सीधी बात है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में क्या है, इन्वेंट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, फ्रेश गुड्स, रिसीवेबल में क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस मिनिमम कैश अपन को मेंटेन करना है, माइनस करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, वेजेस पेबल, या और फिर क्या होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, है ना। फिर ये भी हो सकता है कि अपन को ये बोल रखा हो कि इतना तो करंट एसेट, इतना तो वर्किंग कैपिटल यहाँ से आएगा, और अपन को एक एक्सपेक्टेड मार्जिन भी मेंटेन करना है, मतलब मान लो, मतलब 1 लाख रुपए तो ये आ रहा है, 1 लाख रुपए अपन ने ऐसे निकाला, प्लस उसने बोल रखा है 10% और करंट एसेट या 10% और वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, तो क्या वो अपन को परसेंटेज दे रखी होगी, उससे अपन को 10%, 1 लाख का 10% इक्वल्स टू 1,10,000। ठीक है, तो नेट अपन को नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अपन इसमें अब रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, डब्ल्यूआईपी कैसे निकालेंगे, फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे, ये अपन देखते हैं। रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्या होगा, जैसे अपन ने मान लो 10 लाख का प्रोडक्शन करा,
ठीक है, 10 लाख रॉ मटेरियल डाला, 10 लाख का प्रोडक्शन करा, तो वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, रॉ मटेरियल इनटू उसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब 10 लाख का रॉ मटेरियल अपन ने कितने में लिया था, 10 रुपए में, ठीक है। तो और अपन उस 10 लाख का कितने कितने दिन होल्ड करते हैं, 30 डेज होल्ड करते हैं, डिवाइडेड बाय 360, तो उससे क्या पता पड़ जाएगा अपन को, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी सेम, WIP सेम, फिनिश गुड्स, ठीक है, सेम तरीके से फिनिश गुड्स निकालेंगे, सेम तरह से WIP निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, WIP और फिनिश गुड्स में बस एस्टिमेटेड कॉस्ट चेंज होगी, क्या चेंज होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट चेंज होगी, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेटर्स होता है, डेटर्स में कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल, अपन कितनी उनको क्रेडिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, इनटू एवरेज रिसीवेबल पीरियड, इनटू अपना जो अपना क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसका एक अमाउंट भी तो होगा, वो इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो डेटर्स को अपन सेल करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आती है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या है डेटर्स का, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड क्रेडिट परचेज, अब क्रेडिट परचेज में क्या करा, कितनी परचेज करेंगे टोटल, ठीक है, इनटू जो अपन अमाउंट क्या है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, इतना ही होता है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस, उसमें एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कितने होंगे, इनटू उनका जो अपना पीरियड होता है, इनटू जो कॉस्ट होती है, जैसे 1 लेबर आवर की क्या कॉस्ट है, इनटू नंबर ऑफ डेज क्या होगा, ठीक है, उसी तरह से ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे ही कैलकुलेटेंगे, और फिर इसके बाद क्या, अपन को कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, उससे अपन को क्या निकल गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गई। अब कैलकुलेट ऑफ फिनिश गुड्स और WIP, जो अपन ने एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो ये लिखी हुई आ रही है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो WIP की और फिनिश गुड्स की कैसे निकालेंगे देखते हैं, आ जाओ। तो अपन को क्या निकालना है, रॉ मटेरियल तो WIP में गया, जैसे जो अपन ने रॉ मटेरियल, जैसे 5 लाख का रॉ मटेरियल है, 5 लाख का वो अपन WIP में डालेंगे, तो वो जो रॉ मटेरियल गया उसका प्लस जो WIP कन्वर्ट करने के लिए उसमें लेबर भी तो लगे होगा, जो लेबर का कॉस्ट प्लस ओवरहेड लगेंगे, ओवरहेड का कॉस्ट, तो वो टोटल, उसका टोटल जो होगा वो अपन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ WIP, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। सेम फिनिश गुड्स का रहेगा, ठीक है। अब अपन एक टॉपिक आता है सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट, ठीक है, ये बिल्कुल जो अपन इस कैटेगरी से बनते हैं ना, बनाते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, उसी तरीके से अपन डबल शिफ्ट का भी बनाएंगे, बट इसमें क्या होता है, कई चीजें चेंज हो जाती है, डबल तो मतलब प्रोडक्शन डबल, सब कुछ डबल, ठीक है, तो इसमें कई चीजें सेम रहती है, वो अपन देखते हैं। तो डबल होगी वो चीज तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे, बस अब जो सेम रहती है वो चीज देखते हैं, ठीक है। डबल शिफ्ट में क्या होगा, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, सबसे पहले देखो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहती है, ठीक है, बट क्या होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ बोल रखा हो तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ WIP, जो WIP में जो अपनी चीज रहेगी वो सेम रहेगी, जैसे WIP में क्या होगा, जैसे अपन अभी 5 लाख का रॉ मटेरियल डालते हैं, उसमें से 2 लाख का ही निकल पाता है, ठीक है, 2 लाख का WIP में रहता है, हमेशा 2 लाख का WIP, कोई फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री के अंदर 2 लाख की कैपेसिटी है WIP में रखने की, तो वो 2 लाख का ही रहेगा ना, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। देयर आर द बेनिफिट इकोनॉमिक्स, हाँ ये भी हो सकता है ना। अब अपन पहले क्या होता था, अपन 5 लाख यूनिट खरीदते थे, अब होता है अपन 10 लाख यूनिट खरीद रहे हैं, तो हो सकता है अपन को जो क्रेडिटर है वो अपन को बेनिफिट्स दे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमीज ऑफ इसकी, ठीक है, अपन ये हो सकता है। रॉ मटेरियल, अब इसमें क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स डबल हो जाएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट, बिकॉज यूनिट कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि इकोनॉमीज स्केल का बेनिफिट मिलेगा। देखो अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली बोलता है तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन, अब इसके ये वाला फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अपन सेकंड यूनिट पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, जो अपन को यूनिट 4 में रखी होगी बुक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं, जो एक लिखा हुआ था ना 2 net 10 2/10 net 30, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब अपन देखते हैं। इसका मतलब होता है 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर अपन 10 दिन में पेमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं तो अपन को 30 डेज में तो पेमेंट करना ही है। समझ गए क्या होगा,
जैसे अपन को कोई क्रेडिटर है, उसने अपन को क्या बोला कि भैया आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब आप 10 दिन में पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो आपको 30 डेज में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं 2 नेट 10 30। ठीक है, नेट 30 डेज में अपन को पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ना अपन को दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेबल्स विदाउट कंपाउंडिंग निकालने का तरीका क्या है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू 365 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, डी क्या होता है यहाँ पे, डी डिस्काउंट रेट, टी क्या होता है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और डेज क्रेडिट आउटस्टैंडिंग माइनस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ टी कैसे निकालेंगे, जैसे अपन टी कैसे निकालेंगे, अपन जैसे मान लो उसने बोला कि 2 नेट 30, मतलब अपन को 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर अपन 10 दिन में पेमेंट करेंगे, और टोटल अपन को 30 डेज में पेमेंट करना है। ठीक है, तो टी क्या होगा 30 माइनस 10, क्या होगा 30 माइनस 10। क्यों मैं 10 दिन से पहले पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे को मेरा 2% का फायदा मिल रहा है तो मैं 10वें दिन पेमेंट करता हूँ। ठीक है, वही मेरा फायदा है। अगर मैं 90 दिन भी करता हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है। वही चीज ये बता रखा है। तो अपन टी क्या होगा 30 माइनस 10। ठीक है, अब क्या होगा, एक इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं है, जो अपना अबव फॉर्मूला है उसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं है। अगर अपन उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू की पावर 365 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, एक बार ये रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन क्या आता है, रिटर्न ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इफ नॉट पेड इन डिस्काउंटेड पीरियड एंड इन्वेस्टेड इन अदर असेट। ठीक है, अब क्या होगा, एक याद है कि अगर मैंने उसको डिस्काउंटेड पीरियड में नहीं पे करा, ठीक है, और उसको जो पैसा अपने पास आया, जैसे मान लो डिस्काउंटेड पीरियड में मैंने उसको पे करना था 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अब वो पैसा मैं उसको ना पे करके 10 दिन में ना पे करके, मेरे को 30 डेज में तो पेमेंट करना ही है, पर मैं 10 दिन में ना पे करके उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला दे रखा है टी डिवाइडेड बाय 365 इनटू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, क्या होगा, जैसे 10 दिन में मेरे को कितना पेमेंट करना था 10 लाख का माइनस 2%। ठीक है, सॉरी ऐसा करते हैं अपन, हाँ 10 लाख का 2% कितना होता है वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ पे कैलकुलेशन अब। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन को ये एक फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है अपने पास कि अपन अभी पे कर देंगे तो क्या होगा और आने वाले समय में पे करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट अभी पे करेंगे तो अपन 10 लाख रुपए पे करेंगे, बाद में पे करेंगे तो 9,000, वो अभी पे करेंगे तो 9,800 पे करेंगे, बाद में पे करेंगे तो कितने पे करेंगे 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो अभी मान लो अभी पे कर दिया तो 9,800 मैंने उसका भी दे दिया, बाद में पे करा तो 10 लाख तो मैंने पे करे, बट क्या हुआ 20 दिन को मैंने उसको इन्वेस्ट भी तो करे, 20 दिन में वो पैसा कहीं इन्वेस्ट भी तो करा, उसको वो निकालने का तरीका क्या था, रिटर्न ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, टी डिवाइडेड बाय 365, टोटल जैसे 9,800 का जो अमाउंट है इनटू 360 टी, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करा, मतलब मान लो 20 दिन कहीं पे इन्वेस्ट करा। ठीक है, 20 दिन का इन्वेस्ट करा तो उसका अपन को इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो वो क्या होता है रिटर्न ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, उसका टोटल करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद अपना नेक्स्ट यूनिट आती है, ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में क्या होगा, अपन दो चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, कैश बजट बनाना पड़ेंगे। ठीक है, और एक क्या अपन को निकालना है विलियम्स ईओक्यू मॉडल। ठीक है, उसके बाद एक कैश बजट बनाना पड़ेंगे, वो क्या होता है कैश फ्लो की तरह होता है। ठीक है, आपने कैश फ्लो बनाया होगा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से, वही चीज है कैश बजट। सिंपल ध्यान रखना, जो अपन ने कैश फ्लो बनाया वही चीज है कैश बजट। अब कैश बजट में क्या होता है, अपन को क्या कर रखा होगा, ओपनिंग कैश दे रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ओपनिंग कैश दे रखा, अपन को ये बोल रखा है कि इस साल इस हिस्से पेमेंट आना है। ठीक है, और मेरा ये बजट है, आप बजट बना के बताओ मेरे पास कितना पेमेंट आएगा और मुझे
कितना पेमेंट करना है लोगों को, ठीक है। उसका एक कैश का मुझे एक बजट बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल्स, कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल प्लस कैश सेल्स पे तो करेंगे, प्लस प्लस हो सकता है अपन लोन ले बैंक से, प्लस शेयर कैपिटल इशू करें, ठीक है। प्लस या अगर कोई अपन को मिसलेनियस रिसीट आ रही है, जैसे अपन ने कोई फिक्स एसेट सेल करा उसकी भी तो रिसीट आती है, वो चीज़ भी, ठीक है। और कोई अदर आइटम, ठीक है। पेमेंट किसको करना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, हो सकता है अपन किसी को फिक्स एसेट का पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, हो सकता है टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और अदर्स, ठीक है। उसका टोटल, ठीक है। अब यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि अपन को तो है ना हर बार है ना ओपनिंग बैलेंस तो 10,000 रुपये आना चाहिए, ठीक है। अब मेरा पहले साल क्या हो रहा है, 9,800 रुपये कैश क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 200 रुपये का या तो लोन लूंगा या फिर 200 रुपये खुद की तरफ से डालूंगा, वो क्वेश्चन बताएगा कि आपको लोन लेना है या खुद की तरफ से डालना है, ठीक है। और ये भी हो सकता है आप 10,200 रुपये आ रहे हैं, अब क्या करूँगा, 200 रुपये या तो कहीं पे इन्वेस्ट करूँगा या फिर 200 रुपये मैं खुद के ड्राइंग्स करूँगा, ठीक है। कीज टू सॉल्व क्या है, द क्वेश्चन में आस्क टू मेंटेन द बैलेंस, वही चीज, द क्वेश्चन में आस्क टू मेंटेन द बैलेंस, इन दिस केस यू हैव टू इन्वेस्ट द अमाउंट और विड्रॉ द अमाउंट, इफ द शॉर्टफॉल यू हैव टू फाइनेंस, ठीक है। अगर शॉर्टफॉल होगा तो आपको फाइनेंस करना पड़ेगा, और अगर एक्सेस होगा तो आप ड्राइंग्स करो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करो, आपकी मर्जी। इन दिस केस पेमेंट हैज बीन, देयर मे बी अ केस, ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो उसने क्या बोला, इस महीने तक क्रेडिटर्स को 50% पेमेंट करोगे और अगले महीने 50% पेमेंट करोगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, डेटर्स का किस हिसाब से पेमेंट आना है, क्रेडिटर्स को किस हिसाब से पेमेंट करना है, तो ये सब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद विलियम ईओक्यू मॉडल, विलियम ईओक्यू मॉडल क्या होता है, C इक्वल्स टू 2 UP डिवाइडेड बाय S। अपन ने आपने ईओक्यू निकालना सीखा होगा कॉस्टिंग के अंदर, वही चीज, ठीक है। यू सी क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होगा, सी जो अपन निकालेंगे, ठीक है। यू क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। पी क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, एस क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रुपीज, ठीक है। अब अपन कैश बजट, कैश बजट क्या होता है, कैश बजट इन लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्ट, ये वाला टॉपिक है, ये आपने बिल्कुल कैश फ्लो बनाया होगा ना, वही करना है, ठीक है। वो अपन क्या करते हैं, कैश फ्लो में क्या होता है, पीएनएल दे रखा होता है, अपन नेट प्रॉफिट से चालू करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, नॉन कैश इनकम माइनस करते हैं, सेम तरीका है, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करें, नॉन कैश इनकम माइनस करें, प्लस अपन क्या करा, जितना भी अपने पेमेंट करा, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग आपको ऐसे उसमें जो 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, इसके अंदर ब्रेकअप नहीं करना है किसी को, इसके अंदर साथ में चलना है, ठीक है। क्या करा, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करें, नॉन कैश इनकम माइनस करें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी माइनस, ठीक है, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी एड। क्यों, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्यों माइनस होगा, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डेटर्स का पेमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डेटर्स का पेमेंट आ गया, ठीक है, उससे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया, उसको इसलिए वो रेट होता है और इसलिए वो माइनस होता है, ठीक है। डेटर्स से याद रखना, डेटर्स का पेमेंट आया, डेटर्स का पेमेंट नहीं आया, ठीक है। डिविडेंड पेड माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट परसेंट माइनस करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे, और कैश रिसीव फ्रॉम इंक्रीज इन स्टॉक भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब अपन को एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैश साइकिल निकालो, जैसे अपने ऑपरेटिंग साइकिल निकाली थी वैसे कैश साइकिल निकालो। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकाली थी, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड माइनस एवरेज डेटर्स, ठीक है। कैश टर्नओवर अपन को हो सकता है कैश टर्नओवर निकालो, तो 360 डिवाइडेड बाय कैश साइकिल,
जैसे उसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे, वही तरीका होता है कैश टर्नओवर का, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, मिनिमम कैश ऑपरेशंस। एक और क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम कैश ऑपरेशन, भाई कितना कैश रखना पड़ेगा ऑपरेशंस के लिए। तो टोटल ऑपरेशंस, टोटल ऑपरेशन आउटले डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर, ठीक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में कोई क्वेश्चन नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूरा कॉस्टिंग में जा चुका है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आप कौन सा आ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, ठीक है। अब रिसीवेबल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, कोई अपन ने किसी को सेल करो, क्रेडिट पे सेल करो, पेमेंट नहीं आया तो उसको क्या कहेंगे, रिसीवेबल, ठीक है। जिससे पैसा रिसीव हो रहा है उसको क्या कहेंगे, रिसीवेबल, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैसे निकालेंगे, अपन को क्या कर रखा है, क्रेडिट पॉलिसीज दे रखी। जैसे मैं 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देता हूँ ना, तो वो कहता है कि मैं आपसे ज्यादा खरीदूंगा, आप 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दो मेरे को, ठीक है। सेम हो सकता है, उसने बोला कि आप मुझे 40 दिन का क्रेडिट पीरियड दो, मैं और ज्यादा खरीदूंगा, 50 दिन का क्रेडिट पीरियड दो, मैं और ज्यादा खरीदूंगा, तो क्रेडिट पीरियड तो दे देंगे हम, मेरे भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है, तो उसका कैलकुलेशन करना वो क्रेडिट पॉलिसी कहलाता है, कि अपन कितना क्रेडिट पीरियड दे इस इंसान को कि अपन को सही मेरे को बेनिफिशियल होना चाहिए। सिर्फ सेल करना, सेल को बढ़ाना एक बेनिफिट नहीं होता है, ये ध्यान रख कभी भी। जैसे मैं 30 दिन का क्रेडिट पे दे रहा हूँ, वो मेरे को कह रहा है मैं 10,000 यूनिट खरीद लूंगा, अरे 10,000 यूनिट तो तू खरीद लेगा, बट तू साला 50% तो तू बैड डेट्स कर देता, मैं क्यों तेरे को 40 दिन का क्रेडिट पीरियड दूं, ठीक है भाई। मैं 40 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, मेरा 40 दिन पैसा भी तो अटक रहा है, वो मान ले मैं 20 दिन का क्रेडिट पीरियड देता हूँ, ठीक है। उसमें तू 20 दिन का क्रेडिट पीरियड में मुझे पैसा दे देता, मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ कहीं और, मेरा बिजनेस है, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो उस पॉलिसी को डिसाइड करना क्या कहलाता है, क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट से माइनस टोटल कॉस्ट, जितनी क्रेडिट से हुई है ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो अपन को करनी ही पड़ेगी, माइनस बैड डेब्ट। अब मैं 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देता हूँ ना, तो 50% बैड डेब्ट कर देता हूँ, 40 दिन का करता हूँ तो 60% कर देता हूँ, ठीक है। तो बैड डेब्ट माइनस कैश डिस्काउंट। हो सकता है कि तूने बोला कि तुम 10% का डिस्काउंट दो, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 20% का डिस्काउंट दो, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रेडिट कैश डिस्काउंट माइनस करना। उसके बाद क्या आएगा, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, उसमें से टैक्स माइनस करना। उसके बाद क्या आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो आपको कॉस्टिंग में बताया हुआ, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आज मेरे पास दो चीज है कि आज मैं सीए करूँ या सीएस करूँ या सीए में करूँ, तो अपन को क्या है, तीनों की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। सीए करूँगा, मेरे 2 लाख रुपए लग रहे हैं, 2 लाख मैक्सिमम, 2-3 लाख ज़्यादा विद ट्यूशन, 2 लाख 3 लाख लगता है। सीए में करूँगा, मेरा 1-1.5 लाख रुपए का काम हो जाता है, पर रिटर्न क्या है, सीए करूँगा मेरा मिनिमम 10 लाख का पैकेज, सीए में करूँगा मिनिमम 6-7-8, सीएस करूँगा 5-6, टाइम कितना जा रहा है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, टोटल कॉस्ट क्या लगेगी क्रेडिट सेल की, इनटू कलेक्शन पीरियड इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टैक्स, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब अपन फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो ये हो सकता है कि अपन को पहली क्रेडिट पॉलिसी दे रखी हो, नई क्रेडिट पॉलिसियों के बारे में बोल रखा हूँ, 30 डेज में, 40 डेज में, 50 डेज में, ठीक है। तो अपन को क्या बोल रखा, अपन क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट क्या है, पहली वाली पॉलिसी का एवरेज कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज, उसमें से क्या होता है 10 रुपये तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो 20 रुपीज पर यूनिट अपनी फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 20 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स अपने उसको सेल कर दी, ठीक है, समझ गए, टोटल फिक्स कॉस्ट है। एक क्या होता है
ये वाली तो क्या टोटल अप्रोच थी। इसके अलावा एक और अप्रोच आती है इंक्रीमेंटल अप्रोच। एग्जाम के लिए टोटल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंटल अप्रोच इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। सेम चीज है, इसके अंदर इंक्रीज इन सेल निकालनी है। जैसे 30 डेज में सेल करूंगा तो मैं 10,000 यूनिट निकालेगी, पहले की पॉलिसी है मैं 30 डेज की क्रेडिट पीरियड देता हूँ। नई पॉलिसी उसने बोला 40 और 50 की भी बता दो आप, तो यार 40 और 50 का कितना आप सेल बढ़ेगी, तो एज अ फाइनेंस मैनेजर मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ कि अगर मैं 40 डेज में सेल करता हूँ ना तो मेरी 12,000 यूनिट सेल होती है, तो 2,000 का जो इंक्रीमेंट है ना, 10,000 पहले वाली पॉलिसी, अब 12,000, तो 2,000 जो इंक्रीमेंट है ना उसको क्या कहेंगे, न्यू इंक्रीमेंट फी, ठीक है। इंक्रीमेंट कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, अब 2,000 कॉस्ट मिलेगी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, बट हो सकता है कि अपन ने क्या करा, मेरे को है ना, मेरी पहले यूनिट बनाने की कैपेसिटी ही 10,000 थी, उसने मुझे बोला, उसने मुझे लालच दी, मैंने कहा यार 1 यूनिट और डाल देता हूँ, तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है। बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब एक और अब अपन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का तरीका बता रहेगा, सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 360, इससे क्या आएगा, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसके क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज, अगर इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना तो कैसे करेंगे, इंक्रीज इन सेल, जितनी इंक्रीज इन सेल हुई इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक, वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपन एक और क्या चीज है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथड। एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथड कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ से निकालेंगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपन को यहाँ से मिलेगा, जो अपन अपॉर्चुनिटी निकालने का तरीका है ना, उससे अपन को इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एक और तरीका, एक और ट्रेड रिसीवेबल में एक और चीज आती है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग सबसे पहले तो ये जानते हैं, मेरे पास कैश, मेरे पास मैंने किसी को सेल तो कर दिया, पर भाई मेरी औकात नहीं है उससे पैसे निकालने की, समझ गए, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगा, आजकल क्या होता है, फैक्टरिंग की यूनिट्स होती है, कंपनी होती है जो फैक्टरिंग का काम करती है, वो कहती है अब मुझे ऐसा करो, मुझे डेटा सेल कर दो, 10% पैसा मुझसे कम लेना, अब मुझे डेटा सेल हो, मैं पैसे निकलवा लूँगा उससे, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टरिंग, ठीक है। तो अपन को ये भी जानना है फैक्टरिंग मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो क्या होगा, फैक्टरिंग के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स, ठीक है, जो अपनी सेव हुई, ठीक है। मैं खुद पेमेंट मांगने जाता हूँ तो मेरा पेट्रोल भी लगता है, मेरा डीजल भी लगता है, मैंने 4 आदमी लगा रखे हैं उसके लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ये बच गया मेरा, मेरे बैड डेब्ट्स नहीं हुए, ये बच गया मेरा, ठीक है। और क्या हुआ, पहले मुझे 40 दिन में पेमेंट दे रहा था, मैंने फैक्टरिंग वाली यूनिट से 10 दिन में पेमेंट ले लिया, 30 दिन का मेरे पास सेव हुआ, ठीक है। वो 30 दिन कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है उसको। अब इंटरेस्ट सेव, तो कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ एनुअल क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू कलेक्शन, जो भी नंबर ऑफ डेज इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। क्या होगी, कॉस्ट भी तो होगी, अपन ने कोई बिना पैसे के तो काम करता ही नहीं, तो क्या होगा, फैक्टरिंग कमीशन, जो अपन ने उसको कमीशन दिया, ठीक है, प्लस हो सकता है वो बोले मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूँगा आपसे, एडवांस जो मैं आपको दे रहा हूँ ना उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करूँगा, ठीक है। इससे अपन को नेट बेनिफिट पता चलेगा, फिर अपन डिसीजन लेंगे कि फैक्टरिंग सही है या नहीं है, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट माइनस जो अपन ने उसको कमीशन पे करा, माइनस हो सकता है वो 10% पैसा कम दे रहा हूँ, वो भी माइनस करेंगे, उस पर इंटरेस्ट, ठीक है, हो गया। तो ये चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीज पढ़ी इसके अंदर, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज अपन ने पढ़ी,
WIP कैसे निकालेंगे, फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, उसके एस्टिमेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, कैश, कैश पहले पढ़ा और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल बाद में पढ़ा, ठीक है। यही पूरे बुक में दे रखा है, आप ये नोट्स रेफर करें, मतलब एक बार इसको सुने, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी रहेगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।